देखो आई थिंक यहाँ पे हमने लास्ट टाइम यहाँ तक सॉल्व किया था ना, 11 तक, ये 21 तक हो गया था। तो ये हो गया था, इसका सॉल्व करो, देखो क्या निकालना है। द वैल्यू ऑफ दिस सीरीज, तो इसको अगर ठीक से लिखोगे तो ये ऐसा है, 2/3 फैक्टोरियल, 4/5, 6/7, तो 2 4 6 8 ऐसा चल रहा है, 3 5 7 9 ऐसा चल रहा है ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ 2n लिख दो, यहाँ 2n+1 लिख दो, है ना, फैक्टोरियल, और n की वैल्यू हो जाएगी 1 से इन्फिनिटी आ जाएगी, देखो इससे आ जाएगा। सो 2n/2n+1 फैक्टोरियल। सो नाउ फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज, तो कैसे निकालोगे देखो, इसमें 1 ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो, मुझे ऐसा लग रहा है ना, हाँ 1 ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ मैं ऐसा करूँ कि +1 और -1 कर देता हूँ। सो ये हो जाएगा 2n+1 अपॉन 2n+1 फैक्टोरियल -1/2n+1 फैक्टोरियल, यही होगा। एंड n फ्रॉम 1 to infinity, ये आ जाएगा। देन इसको ब्रेक कर लो, अब तो ईजी है। सो क्या आएगा, इसको आप ब्रेक करोगे, मतलब समेसन n फ्रॉम 1 to infinity, इसको कैंसिल कर देते हैं तो 1 अपॉन, सो 2n+1, इसको खोलेंगे तो इसका नंबर क्या होगा, 2n फैक्टोरियल, है ना। तो ये होगा 2n फैक्टोरियल, ठीक है, और माइनस यहाँ समेसन है 1/2n+1 फैक्टोरियल, या एक समेसन में ही रखो। सो अभी इसको एक समेसन में ही रखते हैं। अब इसको खोल लो तो आसान हो गया। सो इसमें क्या, किस में फिट बैठेगा ये, तो सिंपली इसको ओपन करोगे तो क्या बनेगा, देखो ध्यान से। तो एक बार n को 1 रखो, तो ये होगा 1/2 फैक्टोरियल -1/3 फैक्टोरियल, प्लस n को 2 रखोगे, सो 1/4 फैक्टोरियल -1/5 फैक्टोरियल, फिर आगे जाएगा, फिर 1/6 फैक्टोरियल -1/7 फैक्टोरियल, एंड दिस विल कीप गोइंग। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ जी। सो इसको अब मुझे लग रहा है ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज समेसन -1n/n फैक्टोरियल, तो -1n/n+1 फैक्टोरियल, n फ्रॉम 1 to infinity, ऐसा लिख सकते हैं, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। देखो नहीं तो 2 है ना, तो 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो 2 में तो पॉजिटिव है तो n ही ठीक था, 2 से, है ना, -1n/n फैक्टोरियल, n फ्रॉम 2 to infinity, ये हो गया फाइनली। सो एक बार n को 2 रखूंगा तो 1/2, ठीक है, 3 रखेंगे तो -4 रखेंगे, प्लस एंड सो ऑन इट विल, है ना, ऐसे जाएगा। सो -1n/n फैक्टोरियल, n फ्रॉम 2 to infinity, एंड देन हो गया। अब तो क्या करोगे, जस्ट बैलेंस करो। सो इसमें अगर मैं इसको लिख दूं, समेसन n फ्रॉम 0 to infinity -1n/n फैक्टोरियल, यही है। तो ये हो गया। अब इसमें घटाओ, तो टर्म्स क्या घटाएंगे, जितना हमने एक्स्ट्रा लिखा है, एक्स्ट्रा क्या लिखा है 0 और 1, तो 0 रखेंगे तो क्या बनेगा 1 ही रहेगा, अब माइनस 0 रख दो, 1 रखोगे तो -1, और 2 से था ही तो कैंसिल हो गया। तो ये फाइनली ये e⁻⁻1 का एक्सपेंशन है, तो आंसर इज e⁻⁻1। सो ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो e⁻⁻1 का एक्सपेंशन खोलोगे तो यही आएगा, या इसको हमने सिंप्लीफाई किया, सो वी गॉट इट e⁻⁻1, ठीक है जी, तो ये आंसर है। नेक्स्ट क्या है, देखो 23। सो 23 बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, दिस ax इज इक्वल टू b, है ना, ये कुछ ऐसा सिस्टम है, ax इज इक्वल टू b। सो व्हाट वैल्यू ऑफ p दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन डज नॉट हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। तो इसके पास यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या है, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। तो ये कब होगा ऐसा, सो दिस हैज यूनिक सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट a इज नॉन जीरो। सो यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, ये बोल रहा है दिस डज नॉट हैव यूनिक सॉल्यूशन, सो इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट a इज जीरो। तो आप इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो,
इक्वल टू 0 रख दो तो खुद ही कोई एक आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है, सिंपल है, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आप खुद कर दो। डिटर्मिनेंट निकालो, इक्वल टू 0 रखो और देखो कि यहाँ से p की वैल्यू क्या आती है। यू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ a, पुट इट 0 एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p, उससे आ जाएगा। नेक्स्ट जो है 24, p आपको दे रखा है 0p00। अब आपसे पूछ रहा है कि आई दिस i प्लस p स्क्वायर अप टू p की पावर 21 किसके इक्वल होगा। अच्छा, तो एक पैटर्न हो जाएगा ना ये, तो देखो जैसे p स्क्वायर निकालेंगे तो 0p00 इंटू 0p00, तो किसके इक्वल होगा p स्क्वायर। सो दिस हो जाएगा ना, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से 0 हो जाएगा, ये 0 और 0। आई थिंक बाकी तो 0 ही हो जाना है, p ही रहेगा, p स्क्वायर 0 हो गया है तो मतलब बाकी सारे 0 हो गए एक्चुअली, है ना। तो बचा बस जो p है वही, मतलब i प्लस p बचेगा जस्ट। सो 1001 अब प्लस में 0p00, बाकी सब 0 हो गया आगे, तो ये हो गया 1p0 ना, तो ये आ गया बी वाला ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो आसान है ना ये। देखो 25, a hydraulic cylinder manufacturing company has decided to outsource the surface hardening process of piston rods to one of the 5 shortlisted heat treatment companies. Okay, so 5 shortlisted heat treatment companies na? Each company has been given 100 piston rods for surface hardening. Any rod with unsatisfactory surface hardness will be rejected. Okay, so कोई भी unsatisfactory है ना, surface hardness will be rejected. The number of rejected rods is less than 10 for each company. अच्छा, तो 100 दिया गया हर कंपनी को, और कितने कंपनी है, 5 कंपनी है, 5 कंपनी में 100 पिस्टन हर कंपनी को दिया गया। एंड कहता है जो रिजेक्टेड रॉड होगा वो लेस देन 10 होगा ईच कंपनी के लिए। सो इफ द मीडियन रिजेक्शन इज 5, मीडियन रिजेक्शन इज 5, ठीक है। सो the number of rejected rods is less than 10 for each company, है ना। if the median rejection is 5 and the mode is 6, then what is the maximum number of piston rods that could be rejected for a single heat treatment company? okay, तो हमारे पास कितने कंपनी है, टोटल 5 कंपनी है, और हमें बता रखा है कि हर कंपनी में लेस देन 10 होगा, ये गारंटी है, और मीडियन हमें 5 दे रखा है, तो मीडियन 5 है, इसका मतलब है 1 2 3 4, 1 2 3 4। अच्छा, लेकिन हमें तो 9 ही पहुंचा, 10 पहुंचाना है, तो मीडियन दोनों का एवरेज होगा। ओके, और मोड 6 है, तो मोड 6 है मतलब हाईएस्ट। if the median rejection highest reject, what is the maximum number of piston rods that could be rejected for a single heat treatment company? ये तो बेसिक है ना, ये तो बता दिया, मोड है 6, है ना। तो मोड 6 इसका क्या मतलब है कि what is the maximum number of piston rods that could be rejected for a single heat treatment company? मोड क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोड? इट इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंट, जो मोस्ट फ्रीक्वेंट डेटा होता है। तो ये खुद ही तो कह रहा है कि सबसे ज्यादा जो रिजेक्शन हुआ वो 6 है। अब पूछ भी वही रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ piston rods that could be rejected for a single heat company is 6 because of this data। तो मोड का मीनिंग पूछना, मुझे ऐसा लग रहा है यही है। वरना मोड बदल जाएगा अगर तुम, हाँ सर सिलेबस में एक टॉपिक है अनकॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन। हाँ, अनकॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन, जो एलपीपी जो होता है ना वही। हाँ, सर वो क्या है? अनकॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन मतलब कोई कांस्टेंट नहीं है। आपने एलपीपी में देखा होगा कि क्या होता है, उसमें कैसे क्वेश्चंस रहते हैं। एलपीपी में आपने क्वेश्चन ऐसे देखे होंगे ना कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3y सब्जेक्ट टू x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1, ये होता है ना। यस। तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन। कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन, ये कॉन्स्टेंट्स हैं, इसका नाम है कॉन्स्टेंट्स। तो ये कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। अनकॉन्स्टेंट मतलब कोई कांस्टेंट नहीं दिया हुआ है, बिना किसी कांस्टेंट, मतलब सिंपल है। या तो ऐसा बोले आपको मैक्सिमाइज
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, एग्जाम्पल के लिए मैक्सिमाइज दिस, है ना, यहाँ होगा तो ऐसा मैक्सिमाइज करना है मान लो इसको, या मिनिमाइज करो या कुछ ऐसा, तो ये अनकॉन्स्टेंट हो गया। या जैसे है ना, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इस तरह से। तो आपने पढ़ा है टू वेरिएबल कैलकुलस, पढ़ा है मैक्सिमा मिनिमा इन टू वेरिएबल कैलकुलस। यस सर। तो वही है अनकॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, कि आपको इन टू वेरिएबल फंक्शन को मैक्सिमाइज करना बिना किसी कंडीशन के, है ना। जैसे जैम में ऐसे क्वेश्चंस आते थे, अगर आपने जैम दिया है तो, कि जैम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि लैग्रेंज मल्टीप्लायर यूज करते हैं। लाग्रांज मल्टीप्लायर हो गया कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, वहां भी सब्जेक्ट टू समथिंग होता है, तो वो कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम हो गया। अनकॉन्स्टेंट मतलब कुछ भी कांस्टेंट नहीं दिया हुआ है। जैसे आपने ऐसे क्वेश्चन किए होंगे ना, बहुत सारे जैम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि फाइंड द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, सैडल पॉइंट, ऐसा था ना। यस सर। यही हो गया, मतलब मैक्सिमम मिनिमा का जो प्रॉब्लम है ना, मैक्सिमम मिनिमा वन वेरिएबल या टू वेरिएबल का, वही अनकॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, समझो। ये है। या लाग्रांज मल्टीप्लायर भी समझ सकते हो वो, लेकिन हाई कांस्टेंट होता है उसमें, सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन, तो वो चीज़ है, ठीक है। बाकी देखो अगला क्वेश्चन करा देता हूँ, अगर सॉल्व करके आओगे ज़्यादा अच्छा है, सॉल्व करके आओ और डाउट पूछोगे ये क्वेश्चन नहीं हुआ, नहीं तो सारे क्वेश्चन कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, रैंडम वेरिएबल एक्स फॉलोज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, तो बता रखा है एक्स पॉइसन है, द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स टेक्स वैल्यू 2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट एक्स टेक्स वैल्यू 3, तो x बराबर 2 बराबर x बराबर 3, तो आपको पता है x बराबर 2 मतलब क्या, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 2/2 फैक्टोरियल, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 3/3 फैक्टोरियल। ये और ये कट गया, यहाँ से लैम्डा स्क्वायर इससे कट जाएगा, सो लैम्डा आ जाएगा 3 फैक्टोरियल 6/2 मतलब 3, तो लैम्डा की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है जी। तो लैम्डा 3 आ गई, तो पूछा क्या था, वैल्यू ऑफ लैम्डा, ये आ गया 3, तो आसान है ये सब, जैम लेवल पर तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो इससे आ गया। नेक्स्ट है कि स्टार्टिंग विथ n इज इक्वल टू 1 अ फॉर्मूला दिस जनरेट्स द सीक्वेंस, ठीक है, तो 1 रखेंगे तो ये आएगा ऐसा कुछ, 2 रखेंगे ये आएगा 3 4 सो ऑन, अज्यूमिंग दैट इट हैज 101 टर्म्स, है ना, तो मान लो इसके पास टोटल 101 टर्म्स हैं। The median of the data generated is okay, तो बताओ, मतलब u1 जो है, इसमें जो बोला है इसने कि u1 की वैल्यू 4 है, u2 की वैल्यू 11 है, u3 की वैल्यू 24 है, u4 की वैल्यू 43 है, और वो क्वाड्रेटिक है, तो ऐसा कोई पैटर्न मिलेगा नहीं। बट यहाँ कितने अननोन्स हैं, ए बी सी, तो 3 कंडीशन यूज करके ना ए बी सी निकाला जा सकता है। अब ऐसे जाते जाते आप कहाँ तक गए, इसने बोला इट हैज़ 101 टर्म्स, तो इसका मतलब है u101 तक आप जाएंगे, ठीक। आपसे पूछ रहा है मीडियन बताओ, तो मुझे बताओ इन नंबर का मीडियन क्या आएगा, आपको पता है हाउ टू फाइंड मीडियन। पहले तो ऑर्डर में अरेंज करेंगे, आई थिंक ऑर्डर में होगा ही, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो मीडियन कौन सा टर्म मीडियन होगा इसमें, हाउ टू फाइंड मीडियन। सर मिडिल टर्म। हाँ, मिडिल टर्म निकालिए, तो आपको याद है ना n जब ऑड होता है तो n+1/2th टर्म इज द मीडियन, है ना, तो 101 + 1/2th, तो 102/2th, तो यहाँ आ जाएगा 51 51st, मतलब u51 निकालना है आपको, ठीक है जी। तो जो u51 है वो आपका मीडियन है। अब आप क्या करोगे, ये जो 3 कंडीशन है, इस 3 कंडीशन से एबीसी नहीं आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं, हम यहाँ n को 1 रख देते हैं, तो देखो अगर मैं n को 1 रखता हूँ, सो u1 यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा a, और a मेरा 4 आ गया, u2 n को 2 रख देता हूँ, सो a + b बराबर है 11, तो यहाँ से b आ जाएगा मेरा 7 4 11 7 आ गया। अब तीसरा, मैं अगर u3 यूज करूंगा, 3 पुट करूंगा, तो a + 2b एंड 3 पुट करेंगे तो 3/2c, और ये मुझे दे रखा है कितना है 24, तो a b रख दो, तो b है 7 14 हो गया, 14 + 4 18,
18 प्लस 3/2c बराबर 24। यहाँ से c आ जाएगा और ए बी सी आ गया तो यहाँ n को रख दो 51। सो u 51, n को 51 रखो और उसमें a रखना 4, b रखना 7 और इस इक्वेशन से c निकाल लो, जो c आएगा वहां रखना तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, करो। 28th है कि if the expression 9 tan theta plus 30 plus 6 tan theta minus 30 can be written as 15 tan theta plus p tan square theta plus 17 upon 1 minus q tan square theta, then pq क्या होगा। ठीक है, देखो तो tan a प्लस बी तो हम जानते हैं ना, लगा लो, आसान है। tan a प्लस बी अप्लाई करना है, यस सर हो जाएगा। है ना। a प्लस बी, a माइनस बी लगाओ, उससे सीधा सीधा आ जाएगा। बोल रहा है कि सम ऑफ, इसमें क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ रेशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। इसमें रेशनल टर्म का सम बताना है हमें कि सम ऑफ रेशनल टर्म्स, आपको सोचना है रेशनल कब होगा। तो ये है एक्चुअली 2 की पावर 1/2 और 3 की पावर 1/5। 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/5, इसकी पावर 10। तो जब इसको मैं ओपन करूंगा 11 टर्म आएगा, है ना। अब 11 टर्म में वो टर्म ढूंढना है जो रेशनल होगा। तो रेशनल कौन सा टर्म होगा। एक तो a की पावर 2 हो जाए और b की पावर 5 हो जाए, तभी हो सकता है। हाँ, तो ऐसा कब होगा, कौन से वाला टर्म लिखना पड़ेगा। तो यहाँ अगर आप लिखोगे 10 चूज 2 वाला टर्म, तो 2 की पावर 1/2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 1/5। अच्छा, तो नहीं, तो इससे तो इसका पावर तो 8 आ जाएगा, तो नहीं होगा। तो हमें इसमें पहले 5 बनाना पड़ेगा। तो इसमें 5 बनाने के लिए यहाँ मुझे 5 रखना पड़ेगा, फिर भी नहीं होगा। ओके, सो यहाँ पे 10c5 में 5/2 आ जाएगा, नहीं। सो एक तो पहला टर्म क्या होगा, छोड़ो, पहला टर्म लिखते हैं। तो इसका पहला टर्म जो होगा, मैं सीधा से ओपन करता हूँ, देखो 2 की पावर 1/2 एंड 3 की पावर 1/5, इसकी पावर 10। तो फर्स्ट टर्म जो आएगा 10c0 2 की पावर 1/2 की पावर 10, एक तो ये आएगा। और जो लास्ट टर्म आएगा 10th टर्म, वो आएगा 3 की पावर 1/5, इसकी पावर 10, यही आएगा। ये फर्स्ट और लास्ट लिख दिया। अब बीच में ऐसा कौन सा टर्म आएगा जिसमें रूट नहीं आएगा, कोई टर्म है ऐसा। 9th वाला, 9th पे आएगा। ठीक है, तो 9th टर्म देखो क्या होगा, 10 चूज 9 एंड 2 की पावर 1/2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 1/5। नहीं, 9 लिखेंगे तो 10 माइनस 9, अच्छा 9 था ना, ये तो 9 हो जाएगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा। नहीं, मुझे यहाँ 5 चाहिए, तो यहाँ 5 लूंगा तो यहाँ भी 5 आ जाएगा। तो मुझे लगता कोई टर्म बनेगा ही नहीं। अब देखो और कोई टर्म बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि बीच में कोई भी टर्म लेंगे तो वो इरेशनल ही रहेगा। तो रेशनल होने के लिए यहाँ आ जाएगा 3 की पावर, है ना, तो 3 स्क्वायर हो जाएगा ये, और यहाँ से आ जाएगा 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 32, और यहाँ से आएगा आपका पास 3 स्क्वायर 9, 32 प्लस 9 41। तो यही बनेगा, बस पहला और लास्ट टर्म ही रहेगा रेशनल, बाकी बीच में सब इरेशनल रहेगा। तो इसमें आंसर आएगा 41। दिस इज आंसर। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, शायद आप कुछ बोलना चाह रहे लेकिन आवाज़ नहीं आ रही आपकी, है ना, पता नहीं क्यों। नहीं सर कुछ नहीं। ठीक है ना, हाँ, ओके। तो क्या आप यहाँ पे कि अ बैग कंटेन 9 रेड 4 वाइट 3 ब्लू मार्बल्स, ठीक है ना, सर हो जाएगा। हो जाएगा। ठीक है, फिर इस तरह सॉल्व करके आओ, या तो सॉल्व करके आओ, ये देखो। अच्छा, ये दूसरा पेपर स्टार्ट हो गया, तो यहाँ खत्म होता है 2024 वाला जो पेपर था ना, उसका ऑब्जेक्टिव 30 ही आता ना, वो खत्म हो गया। ठीक है, सर एक क्यूएम भी पार्ट है। हाँ, सर ये बी पार्ट है उसका। अच्छा ये अभी पार्ट स्टार्ट हो गया ना, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। तो उसका पार्ट मतलब 2024 का जो ऑब्जेक्टिव पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है, अब ये सब्जेक्टिव पार्ट है। तो मुझे लगता है मैं पहले सारा ऑब्जेक्टिव करवा देता हूँ, फिर सब्जेक्टिव पे आते हैं। तो ठीक है सर। अभी 24 का ऑब्जेक्टिव आप कंप्लीट कर लो, और नेक्स्ट टाइम हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे 2023 के ऑब्जेक्टिव से, आई थिंक यहाँ से, है ना। सो ये 2023 का ऑब्जेक्टिव है, तो यहाँ से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। क्लास टाइम यही रहेगा, ठीक है ना। अगर एक भी बच्चा ज्वाइन करता है क्लास होगी, कोई ज्वाइन नहीं करेगा तो फिर क्लास नहीं होगी, है ना।
ये है, ठीक है। ठीक है सर। जी। जैसे मेरा ट्रिग्नोमेट्री वीक है हाँ, पर फिर तो मैंने मतलब क्वेश्चंस देखे तो ज्यादा क्वेश्चंस आते भी नहीं, उसको स्किप कर सकते हैं क्या? क्यों स्किप करना, बेसिक तो आता होगा ना। 11 12 का एक बार एनसीईआरटी से क्वेश्चंस कर लो। मतलब वीक इसलिए लगता है, आपको लगता है वो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आते आपको, बस ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले तो आपको याद होंगे ना, और यस सर, ट्रिग्नोमेट्री में इतना ही फॉर्मूले याद। चाहिए, तो स्किप नहीं करना, आप ट्राई करना, नहीं होगा तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपको क्या करना है कि ट्राई करना है, 11 12 का बुक उठाओ, सारे फॉर्मूला याद कर लो, वो आपको याद होगा। एनसीईआरटी क्लास 12 के एग्जाम्पल देख देख के सॉल्व कर लो, एक्सरसाइज सॉल्व कर लो, उतना आ गया तो ठीक है, तैयारी आपका फिर स्ट्रांग है। वो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो भी आसानी है, क्यों छोड़ना है, मुश्किल आएगा तो पूछना आप मुझसे, लेकिन छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं ये कह रहा हूँ आप कर लोगे, ठीक है ना। सर वो मैंने मतलब कोविड के टाइम में सेल्फ स्टडी से किया था, हम्म। तो मतलब याद है फॉर्मूले पर क्वेश्चन सॉल्व करते नहीं होते। तो अभी कर लो, अभी टाइम है ना, वही तो कह रहा हूँ, अभी घर पे एक दिन बैठ के क्लास 12 के सारे फॉर्मूला एक जगह लिख लो, बार बार देखो, याद करो, उसके एग्जाम्पल और एक्सरसाइज सॉल्व कर लो, तो ठीक हो जाएगा। अभी आप इस लेवल पे हो कि 11 12 आपको बहुत आसान लगेगा, अभी आप करोगे ना तो आपको बहुत आसान लगेगा, आपको लगेगा अच्छा ये तो इतना ईजी था। अब दिमाग में आप भर लोगे नहीं मुश्किल है, स्किप करेंगे तो फिर स्किप ही करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आपको ना बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, तो आप जैसे कन्विंस करोगे खुद को उसके अकॉर्डिंग चीज़ें होंगी। तो आप ये बिलीव करो आसान है, और उस पर थोड़ा वर्क करके आसान बना दो, और आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी से छोड़ने की मत सोचो, आप थोड़े से वर्क कर लो उस पर, आसान हो जाएगा। क्योंकि मान लो किसी और टॉपिक का ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट कर दिया तो वो भी छोड़ना पड़ेगा फिर आपको, ठीक है ना, इसलिए ये बेटर सर है। इंटीग्रेशन, हाँ इंटीग्रेशन में आ जाता है ट्रिग्नोमेट्री हाँ हाँ, कहीं ना वही कहीं। हर जगह आता है, मैं कह रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री को हर टॉपिक से रिलेट कर देगा, तो आपके दिमाग में ट्रिग्नोमेट्री का फोबिया रहेगा, तो हर टॉपिक के क्वेश्चन आपको छूटेंगे जहाँ ट्रिग्नोमेट्री आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए उसका फोबिया ना रख के अब उसको बस फॉर्मूले सारे देख लो, एनसीईआरटी 11 12 का कर लो, ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th में 3rd चैप्टर है, उसको करके फिर आप बिलीव करो कि ठीक हो गया है, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू। हाँ। थैंक यू।